आई वेलकम टू दिस शो जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। हम यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को उठाएंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी और नेशन बिल्डिंग में काम करेंगे। इन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में मैं सीधी बात करूँगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनाब वसी नोमानी साहब के साथ। वसी नोमानी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। मैं आपको कुछ ऐसे सवालात करूंगा जिससे मुझे सीधा आप जवाब दे दीजिए कि आज की हुकूमत, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन हल की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं। रिजर्वेशन का इशू है जिस पे 4.5% की रिजर्वेशन की हमने बात की। पहले जैसे कई स्टेट्स में 4.5%, कहीं 10% रिजर्वेशन मौजूद है मुसलमानों को डायरेक्टली, लेकिन उसके बावजूद जो रिसेंटली, आप समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का, जिस रिजर्वेशन को ब्रेक लगाया था, उस ब्रेक को ये रिलीज़ करने में हुकूमत की कोशिशें नाकामयाब क्यों हुई हैं? देखिए, असल बात ये है कि ये 27% रिजर्वेशन का सवाल है, उसमें से 4.5% रिजर्वेशन देना एक सराब है, एक साफ नीयत पे महमूल बात नहीं है, इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मुमकिन क्यों नहीं है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ऑलरेडी मिल रहा है। उन्हीं में से, उसी 27% में से 4.5-7% कोटा जिनको मिल रहा है उन्हीं को देने की तो आप यहाँ कह रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, कि ये नीयत कहीं सीधी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल साफ नीयत नहीं कही जा सकती है, उसको साफ नीयत नहीं है, साफ नीयत ही नहीं है। हाँ। एक सवाल है जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी जो थी, उसके से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा कमीशन है जो रिपोर्ट मौजूद है जो पार्लियामेंट में पेश होने से रह गई है, वो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। आप नहीं समझते अगर कांग्रेस जो हुकूमत आज यूपीए गवर्नमेंट है, उसकी बिल्कुल ज़बरदस्त जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है, इसको और क्लैरिफिकेशंस के लिए छोड़ दिया है, तो उस वक्त इन लोगों को अपनी ताकत को, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन में किस किस्म की लॉबी हो रही है, प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बन जाए, आउट ऑफ द यूपीए लोग उनको सपोर्ट करते हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान जो नियरली 13 to 14% सेंसस हैं, चाहे लोग कहते हैं कि 18% है, क्या इनका हक नहीं बनता कि उनकी जो असल वजह वो है एजुकेशन बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो प्रूव्ड है, गवर्नमेंट की कमीशंस के से प्रूव्ड है, तो इन चीज़ों में इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जो है फेस सेविंग के लिए वो इमीडिएटली रंगनाथ मिश्रा कमीशन को पार्लियामेंट में पेश करे और उसे पास करवाए? आप नहीं समझते कि जो लोग समझते हैं कि मुसलमानों से हमने वोट लिया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बिहार में हो या कांग्रेस हो, जो भी पार्टीज है, क्या इन लोगों की जिम्मेदारी अक्रॉस द पार्टी लाइन उठकर मुसलमानों के हक को, जो उनका जायज़ हक है, उसको दिलाने में कामयाबी हासिल करना चाहिए? अब देखिए 27% में से 4.5% रिजर्वेशन की बात करना बदनीयती पर महमूल है, शुबहे पे महमूल है, गलत फहमी लोगों में पैदा हुई है और साफ पैदा हुई है। इसको अगर दूर करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उनको ये चाहिए कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने या कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है 8.5% रिजर्वेशन के लिए, उसको लागू करे। लागू करने का तरीका सिर्फ एक है, वो ये है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, कॉन्स्टिट्यूशन अमल करके ऐलान करे कि ये रिजर्वेशन, जैसा कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इस बात को कही है, हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं। तो मालूम होगा सरकार की नीयत सही है, सरकार की दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन की नीयत सही है, वरना सिर्फ ये समझा जाएगा कि ये शोबेदाबाजी है और वक्त को गुजारना है, और ये समझना है कि जिनको हम वोट देने की, रिजर्वेशन देने की कोशिश करते हैं, वो इतने मासूम हैं, इतने मासूम हैं। इनको मालूम है आज कि मुसलमान मासूम भी नहीं है। यूपी में जिस किस्म से वोट उन्होंने डाला है, उससे इनको मालूम हो गया कि मुसलमान जागरूक है, मुसलमान समझता है। मैंने जब मासूम की बात कही है, तो जो आप समझ रहे हैं दूसरे लोग भी समझ रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि मुसलमान मासूम है।
मेरे ख्याल से मुसलमान इस पोजीशन में हैं, इतना समझते हैं, हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद अपना फैसला लेते हैं। जी, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपको नहीं लगता कि जो रिजर्वेशन की उम्मीद यूपी इलेक्शन में गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से जो मिली थी, उसके बुनियाद पर लाखों मुसलमानों में एक लहर उम्मीद की जागी कि हम शायद इसकी वजह से कुछ हमारे एजुकेशन में बढ़ोतरी होगी? और IITs के जो एग्जाम्पल है, जो 300 लड़के सेलेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ दैट 4.5% रिजर्वेशन, उन लोगों को नोटिस दी गई थी, 12 तारीख उनका डेडलाइन था। कोर्ट में 8-10 दिन के डिले के बाद, हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद मिनिस्ट्रीज़ ने डिले किया और जो है स्लैगिश नेचर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP डालने से चूक गए। आप इस बात को कैसे समझेंगे? और वो उन बच्चों के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आपका अगर बच्चा होता या कोई ये लड़के जो है, उन लोगों की जो जज्बात हैं, उन लोगों की जो एहसासात हैं, उनको कितनी ठोस पहुंची? देखिए, सही बात ये है कि बच्चों के मुस्तकबिल और उसकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए सबकी ज़िम्मेदारी है। ये बच्चे बिल्कुल मासूम हैं, वो लोग बैठे, मगर उनको बाज़ाब्ता वरगला कर गलत लाइन पे उनको यकीन दिला दिया गया जो मुमकिन नहीं था। 4.5% का रिजर्वेशन 27% में से इस मौके पर न तो इन्होंने कोई मटेरियल जमा किया, न सबूत और दलील जमा किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लफ्ज़ों में कहा कि इतने सेंसिटिव मामले में न हाई कोर्ट में आपने मवाद जमा किया है, न यहाँ पर मवाद जमा किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसलिए मैं कहूँगा कि लड़कों के ज़िंदगी के साथ, उसकी मासूम ज़िंदगी के साथ इस तरह का रुझान नहीं होना चाहिए, इस तरीके से सलूक नहीं होना चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक है। मगर फिर मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रिलियंट लड़के हैं, जो कंपटीशन में आए हैं, उनको तैयारी फिर से करना चाहिए। इस रिजर्वेशन के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इनका पूरा वक्त बर्बाद होगा। न तो मुझे नीयत ठीक लगती है, न उनके इक़दाम सही लगते हैं, न तरीक़ेकार इनका सही लगता है, इसीलिए इनको रिजर्वेशन। नुमानी साहब, मैं रोक रहा हूँ, आप मुझे ब्रॉडली बता दीजिए कि रिजर्वेशन ज़रूरी क्यों होता है? लोग हमेशा मुसलमानों, रिलीजन का बात उसमें आ जाती है, तो रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है? एक बेसिक सवाल। देखिए, बहुत अहम बात है, हम 1-2 मिनट में पूरी बात करेंगे। रिजर्वेशन की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि किसी नाइंसाफ़ी की वजह से अगर समाज का कोई तबका काफ़ी पिछड़ चुका है तो हिंदुस्तान की तरक्की खुशहाली में वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए उसको ताकत दी। तो रिजर्वेशन को एक ज़रिया माना गया, उनको ताकत दी, और ताकत दी तो कुछ लोग ज़रूर रिजर्वेशन में की वजह से आगे बढ़े हैं। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है आपका कि मज़हब के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मज़हब रुकावट नहीं है, और अभी मजहब के मानने वालों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। नंबर 1, मजहब ही की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, मजहब की बुनियाद पर ही रिजर्वेशन को काट रहे हैं। दो एग्जाम्पल दूंगा। अंसारी, कुरैशी, दुनिया, इस तरह के जो लोग, नाओ, बाजा बजाने वाले, खाना बदोश, ये जो मुसलमान हैं वो खुदा में भी यकीन रखते हैं, एक मज़हब में यकीन रखते हैं, मगर ओबीसी में होने की वजह से उनको रिजर्वेशन मिलता है। इसलिए ये ग्राउंड लेना मिल रहा है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, पार्लियामेंट ने भी माना। हिमाकत थी, इसका मतलब ये 4.5% वो हिमाकत ऑलरेडी मिल रहा था, 3% तक तो इफेक्ट था। आदिल भाई, इस वक्त वो अहम बात आपने कही है, वो मेन अहम बात है कि मजहब को सामने लाकर ये कहना कि चूंकि तुम खास मजहब को मानते हो इसलिए रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो अमली तौर पर तो ये लोग जो मजहब को मानते हैं, बैकवर्ड क्लास से रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है, पार्लियामेंट मान रही है। लेकिन ये कहना कि मजहब के बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया, मजहब ही की बुनियाद पर रिजर्वेशन मिल रहा है शुरुआत से 1950 से। हाँ, नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। आर्टिकल 341, 342 की बुनियाद के ऊपर 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले सदर जमहूरिया थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया। और जारी करने के बाद ये उसमें कुछ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित वगैरह के बारे में कुछ लिखा। लेकिन जो अहम बात है वो ये कि 1950 और 1990 में गालिबन इसी के आसपास जो 2 तरमीम हुए हैं, उसमें यह कहा गया कि हिंदू धर्म का मानने वाला कोई भी हिंदू
धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म को मानता है तो उनको रिजर्वेशन की सारी फैसिलिटीज मिलती रहेंगी, जो मिलती रहेंगी जो हिंदू धर्म को मानने से था। फिर आगे जब चेंज किया तब उन्होंने कहा कि कोई हिंदू धर्म का मानने वाला अगर बौद्ध धर्म को अपनाता है तो सारी फैसिलिटी उनको मिलती रहेगी जो हिंदू दलित होने की वजह से मिलती रहेगी, मगर अगर वो इस्लाम धर्म को मानता है, क्रिश्चियन धर्म को मानता है तो नहीं मिलेगी। मेरा ये कहना है, आप ये कह रहे हो डिस्क्रिमिनेशन है, आला दर्जे का डिस्क्रिमिनेशन है और प्लान डिस्क्रिमिनेशन। एग्जैक्टली, ये हिस्सा तो है ही है, मगर आप ये कबूल कर रहे हो कि मजहबी बुनियाद है रिजर्वेशन का। हाँ। मजहबी बुनियाद है रिजर्वेशन से की फैसिलिटी से इनकार करने का। इसमें यह कह रहे हो कि जो हिंदू दलित हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो धर्म को मानता है, जो हिंदू धर्म को मानता है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, जो सिख धर्म को मानता है, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, मगर जो इस्लाम धर्म को मानता है, जो क्रिश्चियन धर्म को मानता है दलित में से, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कहता हूँ ये कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के साथ धोखा है। धोखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन की हमारे पास चलन है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, तो एक सवाल यहाँ पे मेरा होगा कि जो आदमी गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आला दर्जे का हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, अगर उसकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इतनी है कि वो खुद से पढ़ नहीं सकता, खुद से फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकता, उनके माँ बाप जो है इतने पिछड़े हैं कि उनकी आमदनी बहुत कम है, तो आप नहीं समझते कि जो हमने जो बात की कि बाय बर्थ जो इनइक्वालिटी है, जो पैदाइश पे इनइक्वालिटी होती है, उस इनइक्वालिटी को बेस बनाकर डिस्क्रिमिनेशन कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। क्योंकि वो गरीब अगर ब्राह्मण है या कोई गरीब रेड्डी भी हो सकता है, कोई आला हिंदू भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, उसको ये हक़ नहीं मिलता कि क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसकी सपोर्ट सिस्टम ज़ीरो है, तो उसको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। आदिल भाई, आपने करक्स ऑफ द मैटर बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है। रिजर्वेशन की शुरुआत हुई है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के ग्राउंड पे, ठीक है। अब उसी को इकोनॉमिकली उस वक्त नहीं था, लेकिन अब ये शुरू किया है लोगों ने, रिजर्वेशन शुरू किया गया है और इसी से डिस्पैरिटी ख़त्म हो जाएगी। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो भी हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उनको रिजर्वेशन दीजिए, इसी से मसला हल होगा, वरना कोई मसला नहीं। साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस शो में, जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक, जिसमें हमने बात की एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, आपने बहुत ही अच्छी सुझाव आपने दिया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मुहिम को और इस कोशिश को जारी रखेंगे अपने प्रोफेशन के ज़रिए भी। मैं यहां पे आपसे इजाज़त लेता हूं। पॉइंट ब्लैंक के इस पहले एपिसोड के बाद मैं आपसे वादा करता हूं अगले एपिसोड में मैं इसी किस्म की प्रेसिंग इंडियन इशूज़ which is related to the people of India and especially to the minorities, मैं आपके सामने एक नए गेस्ट को लेकर और इसी इंटेंसिटी से इसी प्रोग्राम को पॉइंट ब्लैंक को लेकर आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आजिज आदिल मोहम्मद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। We'll meet again in point blank to raise issues that are very pressing for the nation. Thank you for being with us.